हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्थल रूप से आपको समझ सकते हैं स्थल रूप यानी कि हमारी पृथ्वी पर एक ही प्रकार के स्थल नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर कई पर्वत आप देखेंगे, कई पर्वत होते हैं, कई नदियाँ होती हैं, कई समतल मैदान होते हैं, कई बालू के टिब्बे होते हैं रेगिस्तान में। तो क्या है, स्थल रूप एक समान नहीं है। स्थल रूप में अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं, पर्वत, बालू टिब्बे आदि। मैंने ये इसलिए रखा ताकि आप समझ सकें कि स्थल रूप से क्या मतलब होता है। स्थल रूप से मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के स्थान पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे पठार होते हैं जो समतल भूमि से ऊंचे होते हैं, एवं मैदान होते हैं जो बिल्कुल 200 मीटर से ऊपर उनकी भूमि नहीं होती है, वो समान समान क्षेत्र में होता है। और पर्वत जो कि काफ़ी ऊपर होते हैं, बालू टिब्बे रेगिस्तान में हवा के कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप के स्थल रूपों का समझ चुके हैं। तो क्या है कि स्थल रूप अनेक प्रकार से बनते हैं। ठीक है, अनेक इसमें एक प्राथमिक प्रक्रिया होती है तथा एक द्वितीय प्रकार की प्रक्रिया होता है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्थल रूप जो होते हैं ये होते हैं। ठीक है, तो हमारी चाहे हम समतल मैदान पर हो चाहे पर्वत में हो, हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, वो लगातार मोशन कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो ये दो प्रकार की प्रक्रिया के कारण ये स्थल बनते हैं। कौन सी? एक प्राथमिक क्रिया तथा एक प्राथमिक या आंतरिक क्रिया, और जो दूसरी है वह द्वितीय या बाह्य क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया या आंतरिक क्रिया, प्रथम या आंतरिक क्रिया, ये पहली चीज है। और दूसरी कौन सी है? द्वितीय या बाह्य। ठीक है, द्वितीय या बाह्य क्रिया। प्रथम या आंतरिक क्रिया क्या है? यह कहाँ इसके इस प्रक्रिया के द्वारा कहीं तो भूमि नीचे को धंस जाती है तथा कहीं उठ जाती है। जैसे भूकंप है, आप भूकंप में देखते हो कि अगर भूकंप अधिक भीषण है तो उसमें क्या होता है कि कहीं भूमि जो सड़कें होती है अंदर को बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो किस चीज का उदाहरण है? वो आंतरिक क्रिया का था। इसमें क्या होता है, आंतरिक में या प्रथम में भूमि नीचे धंस जाती है, नीचे धंस जाती है, भूमि नीचे धंस जाती है या ऊपर उठ जाती है, या ऊपर उठ जाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये प्रथम या आंतरिक क्रिया हुई। ठीक है, द्वितीय क्या? पृथ्वी के लगातार टूटने एवं बनने की प्रक्रिया क्या है? बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, पृथ्वी से मतलब पृथ्वी के किसी भाग से पृथ्वी के लगातार टूटने एवं बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, बनने की प्रक्रिया। तो एक बार वो देख लेंगे, प्रथम एवं आंतरिक क्रिया, द्वितीय या बाह्य क्रिया। तो प्रथम या आंतरिक क्रिया क्या है? इसमें भूमि कहीं कहीं नीचे धंस जाती है या कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया भूकंप हो गया। द्वितीय बाह्य क्रिया, पृथ्वी के लगातार टूटने एवं बनने की प्रक्रिया। और इसमें भी दो प्रक्रिया है, कौन सी? अपर्दन एवं निक्षेपण। अब डिस्कस करते हैं अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन या निक्षेपण। ठीक है, तो सबसे पहले अपर्दन। अपर्दन काफी समय से आप पढ़ते आ रहे हैं। अपर्दन क्या करता है? अपर्दन जो है, जब जो हमारा जल होता है वो क्या होता है, वो वायु को, जो हमारी भूमि है उसको घिसा देता है अपने साथ। वो जब ये बहाव में आता है तो अपने साथ मिट्टी को ले जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई मैदान है और क्या है कि ये जो है जल की धारा बह रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसके साथ जो है मिट्टी को ले जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा फिर? इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये जो पार्ट है ये बह गया। तो अब कितना रह गया ये, यानी ये जितनी भूमि है उससे कम रह गया। तो इतना भाग क्या हो गया, ये अपर्दित हो गया। ठीक है, तो ये अपर्दन क्या है? भूमि के घिसने या कम होने की प्रक्रिया।
भूमि के घिसने या भूमि के घिसने या कटने की कम होने की प्रक्रिया है। ठीक है। अपर्दन, जैसे मैंने कहा कि मान ले इतना ऊंचा भाग है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, जल का बहाव आया तो इसने इतना जो है ये काट दिया, तो इतनी भूमि बची, तो इसका क्या हुआ, इतने भाग का अपर्दन हुआ ना। ठीक है, तो ये अपर्दन की प्रक्रिया होती है। तो इससे हुआ क्या, इससे जमीन नीचे हो गई। ठीक है। अब दूसरी जो प्रक्रिया वो क्या होती है, वो होती है निक्षेपण की। निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण। अब निक्षेपण क्या होगा, जैसे मैंने ये चित्र के माध्यम से बताया कि जल आया और जल ने क्या करा कि इतना भाग काट दिया, अपरदित कर दिया, तो इतना रह गया। लेकिन निक्षेपण क्या है, इसके विपरीत है। निक्षेपण क्या करेगा, अब जो ये वाली मिट्टी होगी, ये कहीं जो गहरा भाग होगा उसमें जाके मिल जाएगी और वो उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई स्थान है। ठीक है। अपरदन से क्या हुआ कि यहाँ से कोई मिट्टी बहती हुई आ रही है और यहाँ पर आके वो रुक गई, तो इसने क्या करा, इसका इतना भाग बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये निक्षेपण हो गया। ठीक है। यानी कि निक्षेपण डालना होता। तो इस जल ने क्या करा, इस वाली मिट्टी को वहां से लाया, ये अपरदन से लाया और यहाँ पर डाल दी। और यहाँ पे क्या होता है कि ये गहरे भागों को ऊंचा उठा देती है। ठीक है। और ये ऊंचे भागों को गहरा कर देती है, तो इससे क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है। तो निक्षेपण क्या है, मिट्टी का निचले भाग में, मिट्टी का निचले भाग में डलना या गिरना। ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी इजी वे में बताया। अब अगला टॉपिक है हिमानी। ठीक है। तो हिमानी क्या है, देखो हिमानी देख लो। हिमानी क्या है, ये हिमानी जो है पर्वतों की एक श्रृंखला होती है जिसमें नदियां बन जाती हैं। तो ये क्या है, ये बर्फ की नदियां होती हैं। ठीक है, पर्वतों पर होती हैं ये बर्फ की नदियां। कहां पर होती हैं ये, पर्वतों पर। इनको हिमानी कहा जाता है। ठीक है। अब श्रृंखला, ये पार्ट है हिमालय के, और हिमालय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। श्रृंखला, तो श्रृंखला क्या है, पर्वतों की एक श्रेणी है ये। ठीक है। श्रृंखला क्या है, श्रृंखला है पर्वतों की श्रेणी। क्या है, पर्वतों की जो श्रेणी है वो श्रृंखला है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जैसे हिमालय है, हिमालय है, एंडीज है और आल्प्स। ये क्या है, ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। हिमालय कहाँ पर है, एशिया में, और ये स्पेशली भारत में ही है। ठीक है। एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, और आल्प्स कहाँ है, यूरोप में। ठीक है। अब पर्वत आ जाएंगे। ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी किस क्षेत्र में। तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बलित पर्वत, बृहंसोथ पर्वत एवं ज्वालामुखी पर्वत। कौन से, बलित पर्वत, नंबर 1 बलित पर्वत, नंबर 2 बृहंसोथ पर्वत, और नंबर 3 है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। अब तीनों को ही हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। बलित पर्वत, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है बलित पर्वत।
तो कुछ महत्वपूर्ण बलित पर्वत कौन से हैं? हिमालय है, हिमालय कैसा है? बलित पर्वत है। आल्पस कैसा है? बलित पर्वत है। ठीक है, ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। पूछे जा सकते हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, आल्पस किस प्रकार का पर्वत है, तो ये जो है ये बलित पर्वत है। ठीक है, और जो अरावली पर्वत है ये भी श्रृंखला ही है, एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये जो श्रृंखला वो, तो ये कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और दो और पर्वत श्रृंखला कौन सी? अपलेशियन, अपलेशियन कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका। और जो दूसरी है वो कौन सी है? जो दूसरी है वो है यूराल। ये कहाँ की है? ये यूरोप की है। ठीक है, तो ये पर्वत श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? ये पर्वत श्रृंखला अगर तुम देखोगे तो ऊपर से गोल लगेंगी और बाकी जो होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं, जैसे मैं बता देता हूँ अभी। पर्वत जो है इस तरह का होता है, इस तरह का, यानी कि जो इसका ये ऊंचाई वाला है ये कैसा होता है? शंक्वाकार, शंक्वाकार। और ये जो होता है ये आधार इसका चौड़ा होता है। लेकिन जो बलित पर्वत है उसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और जो ऊपर का सिरा होता है वो शंक्वाकार होता है। लेकिन जो अपलेशियन दक्षिण अमेरिका के हैं और जो यूरोप का यूराल पर्वत है वो कैसे हैं? वो ऊपर से इस तरह के हो गए हैं, इस तरीके के हो गए। यद्यपि वो है बलित पर्वत श्रृंखला में, लेकिन उनमें डिफरेंस आ गया। और जो बलित पर्वत है जो मैंने बताई श्रृंखला है उनकी सतह कैसी है? उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, शंक्वाकार आप समझते होंगे, आपने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री में काफी पढ़े होंगे। शंकु यानी कि त्रिभुज के आकार की होती है ऊपर से। ठीक है, तो जो अगला है वो है भ्रंशोत्थ पर्वत, नंबर 2 भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत में दो स्थितियां होती हैं। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत कैसे बनता है? पृथ्वी के टूटने से बनते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह के टूटने से बनते हैं, पृथ्वी की सतह के टूटने से बनते हैं, पृथ्वी की सतह के टूटने से बनते हैं। ठीक है, ये जो है भ्रंशोत्थ पर्वत ये पृथ्वी के टूटने के पृथ्वी की सतह के टूटने से बनते हैं। ठीक है, और इसमें दो स्थितियां होती हैं। जो इसमें ऊपर वाला भाग होता है उसे भ्रंशोत्थ कहते हैं और जो निचला भाग होता है उसे ग्रावेन। ठीक है, तो जो ये मैं एक आकृति से तुम्हें बता रहा हूँ, ये क्या है? कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो कुछ ये जो बड़ा भाग है, ये ऊंचे वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये भ्रंशोत्थ कहलाता, भ्रंशोत्थ। ठीक है, भ्रंशोत्थ या द्रोणिका, नहीं द्रोणिका जो नीचे वाला होता है ये भ्रंशोत्थ कहलाता है। और जो ये वाला ये है जो नीचे वाला, ठीक है, ये क्या कहलागा? ये द्रोणिका कहलागा। ठीक है, द्रोणिका या ग्रावियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जानना आवश्यक है कि भ्रंशोत्थ पर्वत का जो ऊंचा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भ्रंश या भ्रंशोत्थ कहते हैं। ठीक है, भ्रंश भी लिख लो। और जो निचला भाग होता है उसे द्रोणिका, ये ग्रावियन कहते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है। ठीक है, जो राइन घाटी है यूरोप की,
यूरोप की राइन घाटी, ठीक है, इसका एक उदाहरण है। यूरोप की राइन घाटी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। और एक जो है इसका वो बोसजेस पर्वत, बोसजेस पर्वत। तो ये किसके उदाहरण है? ये जो है बृहस्पति पर्वत के उदाहरण, ठीक है, बृहस्पति पर्वत के उदाहरण है ये बृहस्पति पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अब कौन सा रह गया? अब रह गया ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया को द्वारा ही ज्वालामुखी पर्वत को, और ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है वो आने वाले चैप्टर में बहुत ही डेप्थ से बताया गया है, उसमें मैं बहुत बताऊंगा। लेकिन अभी जो है इसे जानने से इम्पोर्टेंट है कि ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा कौन सा है? जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा इसका एक उदाहरण है। और अफ्रीका का किलिमंजारो, 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 ठीक है। ये किसका उदाहरण? ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पठार है, ठीक है। तो पठार क्या है? पठार समतल भूमि से ऊंचे होते हैं, ये 100 मीटर से कई सौ मीटर तक होते हैं, ठीक है। और मैं एक उदाहरण से बता रही हूँ, क्या है ये? भूमि से ऊंचे, ऊंचे भाग जो 100 मीटर से कई सौ मीटर तक हो सकते हैं, कई सौ मीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। यह 100 मीटर से कई सौ मीटर तक हो सकते हैं। आकृति के बता रही हूँ मैं कैसे होता है ये, ठीक है। ये मेज की आकृति के टाइप के होते हैं, जैसे आपकी मेज है इस तरीके से, खड़ी ढाल के होते हैं, ये खड़ी ढाल के होते हैं बिल्कुल। मेज की आकृति के होते हैं, खड़ी ढाल के होते हैं, ठीक है। और इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनके ये खड़ी ढाल के होते हैं। जैसे भारत में दक्कन का पहाड़ कौन सा पहाड़ है? सबसे पुराना पहाड़ है, ठीक है। भारत में दक्कन का पहाड़, भारत में दक्कन का पहाड़ सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना, ठीक है। और जो दूसरा है वो यह है कि सबसे ऊंचे जो पठार है वो तिब्बत का पठार है, ठीक है। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर से 6000 मीटर तक। विश्व का सबसे ऊंचा है ये पठार, ठीक है। और पठार बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देश में अगर पठारों की संख्या देखें तो वहां पर हमें खनिज संसाधन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। जैसे अफ्रीका का जो पठार है वहां पे हीरा और सोना काफी पाया जाता है उसमें। और भारत में जो एक पठार है छोटा नागपुर का पठार, उसमें लोहा और मैग्नीशियम तथा कोयले की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन सा अफ्रीका में जो अभी ऊपर लिख देता हूँ। अफ्रीका के पठार में क्या चीज है? अफ्रीका के पठार में सोना तथा हीरा,
हीरा पाया जाता, हीरा पाया जाता, ठीक है। जो अफ्रीका का पठार है उसमें सोना तथा हीरा पाया जाता है। और जो भारत में छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, वो उसमें क्या पाया जाता, उसमें पाया जाता है लोहा, मैग्नीज तथा कोयला। लोहा, मैग्नीज तथा कोयला इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो तुम बता सकते हो छोटा नागपुर में लोहा, मैंगनीज तथा कोयला पाया जाता है। और ये किसी भी, ये पर्यटक के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि इनसे क्या होता है, जो हमारे ये पठार होते हैं उनके ये ऊपरी सतह के होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि कई बार नदी बह कर आते हैं, जिससे वो जलप्रपात का निर्माण करता है। और जो जहाँ जलप्रपात होगा वहाँ पर शरणार्थियों की सबसे, वो जो विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं वहाँ की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे उसके देश की आर्थिक स्थिति कैसे होती है, मजबूत होती है। जैसे भारत में क्या है कि जहाँ कर्नाटक में कौन सा जोग जलप्रपात पाया जाता है, और ये सुवर्णरेखा नदी पे एक हुंडूर जलप्रपात है, ठीक है। तो जो भारत में है कुछ, जैसे कर्नाटक में कौन सा है, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। और दूसरा कहाँ है, सुवर्णरेखा नदी पर कौन सा है, ये भारत में है, सुवर्णरेखा नदी पर हुंडूर जलप्रपात, ठीक है। कौन सा, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैदानों के बारे में जान लेते हैं। ये स्थल रूप ही है, जैसे मैंने पर्वत बताया तुम्हें, पठार बताया और मैदान बताया, ये क्या प्रमुख स्थल रूप है। तो मैदान क्या, मैदान समतल भूमि है, और मैदानों की विशेषता है कि ये 200 मीटर से ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है। समतल भूमि है जो कि 200 मीटर से अधिक नहीं होते, जो कि 200 मीटर से अधिक नहीं होती। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। मैंने अभी बताया मैदानों का निर्माण कैसे होता है, जो निक्षेपण होते हैं, जो जो अपरदित मृदा होती है वो क्या होती है, वो गहरे भागों में आकर मिल जाती है, जिससे मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, काफी बड़ा मैदान है। और भारत में जो सबसे बड़ा, दो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से सब मैदानों में पाई जाती है, वो है भारत में गंगा के द्वारा बना गया। भारत में गंगा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया मैदान क्या विश्व में सबसे जनसंख्या वाला है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है यहाँ पर निर्माण करती है, ठीक है। और भारत में जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वो चीन में एक मैदान है, यांगसे, एक चीन में मैदान है, ठीक है। चीन में यांगसे, चीन का यांगसे, यह आदत्य से चीन का यांगसे मैदान भी काफी बड़ा मैदान है, ठीक है। और कुछ मैदान एशिया तथा अफ्रीका में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है स्थल रूप एवं लोग। तो स्थल रूप एवं लोगों के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि तुम्हें पर्वत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर्वत किस रूप में महत्वपूर्ण होता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि पर्वत में क्या होता है कि कई बार जब गर्मी का मौसम होता है तो जो नदियां होती हैं वो सूख जाती हैं। लेकिन पर्वतों में कुछ हिमालय यानी जो बर्फ की नदियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो गर्मी के मौसम में पिघलने लग जाती हैं, जिससे वो उनमें अपना जल जो है देती हैं, जिससे जल हमारी सिंचाई काम आता है, बिजली के काम आता है। यदि वहां पर नदियां ना हो तो हो सकता है गर्मियों में काफी नदियों में जो सदाबहार नदियां कहलाती हैं, जिनका जल कभी नहीं सूखता है, जैसे गंगा नदी हो गई,
तो उनमें जो जल होता है हिमालय से आता है, ठीक है। और वो यही कारण है कि उनका कभी पानी नहीं सूखता, ठीक है। और हमें जो है पर्वत जो होता है वनों में होता है, और वनों से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और जो जो पर्वतों में जो बर्फ होती है उसमें कई प्रकार के खेल किए जाते हैं, जो कि विदेशों से लोग वहाँ पर आते हैं। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं, कौन से हैं? पैराग्लाइडिंग होती है, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग होती है, हैंग ग्लाइडिंग, और रिवर राफ्टिंग, और रिवर राफ्टिंग, और रिवर राफ्टिंग। ये क्या प्रमुख खेल है जो उस गर्मियों के मौसम में पर्वतों पर खेले जाते हैं। और मुख्यतः ये खेलने जो आते हैं वो बाहर के लोग आते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप एवं लोग, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि स्थल रूप और लोग, लोग वहीं पर ज्यादा रहते हैं जहाँ पर उन्हें अच्छी सुख सुविधाएं मिल सके। जैसे परिवहन के लिए, जैसे मैदानी इलाका है तो उसमें क्या कृषि भी अच्छे अच्छे से तुम्हें मिल जाएगी, जल की उपलब्धता अच्छे से मिल जाएगी, और परिवहन अच्छे से हो जाए, यानी वहाँ पर आपके लिए सारी जो जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें हैं वो मिल जाती हैं। यही कारण है कि जो मैदानी भाग होता है उनमें जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे जंगल, भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसमें विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। पर्वतों पर तुम्हें इतनी जनसंख्या नहीं मिली, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु वो कठोर पाई जाती है। कठोर जलवायु में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लोग रह सकते हैं, वो भी अपने उनके कुछ काम होता है, कुछ धन कमाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, कुछ सेनानी वहाँ पर जाते हैं ना, तो उनसे बाकी वहाँ की जो जलवायु वो बहुत कठोर होती है। जैसे ध्रुव है, वहाँ पर बर्फ होते रहते हैं, वहाँ पर लोग नहीं पाए जाते हैं। तो क्या स्थल रूपों से ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग कहाँ पर ज्यादा रहते हैं। और अगर ये वीडियो लाइक लगी हो और अच्छी लगी हो तो ये, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर, और यदि आप और भी ज़्यादा इसी तरह से देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आए, बिल्कुल ही सिंपल वे में चीज़ें बताई जाएं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉच द वीडियो।